हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की विज्ञान की बुक से चैप्टर प्रकाश। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। आपने पतली झिर्री या फिर छेद से सूरज के प्रकाश के किरण पुंज मीन्स कि जो किरण होती है वो एक पूंछ की तरह लगती है। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट हाउस है इसके ऊपर से जो ये किरण है ये किस तरह से लग रही है, एक पूंछ की तरह लग रही है, इसीलिए इसे किरण पुंज कहा जाता है। तो आपने पतली झिर्री से या फिर छेद से सूरज के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में एंटर करते हुए देखा होगा, कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर है, कार है और रेलगाड़ी है, इसके इंजनों के जो हेड लैंप होते हैं जिसे अग्रदीप कहते हैं, ये क्या है, ये हेड लैंप होते हैं। इससे भी आते हुए प्रकाश के किरण पुंज को आपने देखा होगा। यहाँ पर हेड लैंप जलती रहती है, हेड लाइट होती है और इससे जो रोशनी निकलती है ये रोशनी आपको एक पूंछ की तरह दिखाई देती होगी, किरण पुंज आपको दिखाई देती होगी। इसी तरह से जब टॉर्च आप जलाते हैं तो टॉर्च से भी जो निकलने वाला प्रकाश है उसके किरण पुंज को आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, यानी कि जो रोशनी है वो एक सीधी रेखा की ओर चलती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं चलती। रोशनी क्या टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है? नहीं, रोशनी हमेशा सीधी गति से चलती है, सीधी रेखा में चलती है। इसे हम किस तरह से समझेंगे? अगर आप एक मोमबत्ती को जलाते हैं और एक पाइप लेते हैं, उस पाइप से जलती हुई मोमबत्ती को अगर आप देखते हैं सीधी पाइप से तो आप मोमबत्ती के फ्लेम को देख सकते हैं, उसके लौ को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेढ़ी मेढ़ी पाइप लेते हैं और फिर उससे मोमबत्ती के फ्लेम को देखने की कोशिश करते हैं, उसके लौ को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको वो लौ दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीधी पाइप थी वो सीधी थी और इसकी मदद से आप जो मोमबत्ती की लौ है उसे देख सकते थे। लेकिन जैसे ही पाइप अगर कोई आप टेढ़ी मेढ़ी लेते हैं तो आप देख नहीं सकते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रकाश है, जो रोशनी है वो सीधी रेखा के तरफ ही चलती है। मान लीजिए कि ये एक कैंडल है, इस कैंडल से निकलने वाली जो रोशनी है वो सीधी रेखा में ही चलेगी। अगर इधर से किरण निकल रही है तो वो सीधी रेखा में ही जाएगी, इधर की किरण सीधी रेखा में ही जाएगी, इधर की किरण सीधी रेखा में ही जाएगी। और इसी तरह से चूँकि अगर इधर सीधी रेखा में किरण गमन कर रही है, चल रही है, गति कर रही है, तो अगर आप किसी पाइप की मदद से देखेंगे तो ये जो किरण है ये सीधी रेखा से चलती हुई आपकी आंखों तक पहुंचती है और आप उस मोमबत्ती के लौ को देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेढ़ी कोई पाइप लेते हैं आप नहीं देख पाते। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और इस क्रियाकलाप के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रकाश है वो किस दिशा में गमन करता है, वो सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा की दिशा में जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की दिशा का बदलना। प्रकाश की दिशा को बदलने का एक तरीका होता है। वह तरीका क्या है, वह विधि क्या है? अगर हम प्रकाश को किसी चमकदार पृष्ठ पर यानी कि चमकदार सरफेस पर अगर डालें तो उसकी दिशा परिवर्तित हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट लें, यानी कि मेटल से बनी हुई चमकदार प्लेट लें, या फिर मेटल से बनी हुई चमकदार अगर चम्मच लेते हैं तो ये प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं। जल का जो पृष्ठ होता है वो भी दर्पण की तरह काम कर सकता है और प्रकाश के रास्ते को बदल सकता है। ये जो पानी है, पानी के ऊपर का जो सरफेस होता है वो दर्पण की तरह काम करता है, आईने की तरह काम करता है और यही प्रकाश के रास्ते को बदल सकता है। दर्पण यानी कि आईना अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है।
दर्पण के जरिए प्रकाश की दिशा का यह बदलाव, यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि दर्पण के ऊपर अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो ये परावर्तित हो जाता है, यानी कि ये अपनी दिशा बदल लेता है। और दर्पण के जरिए प्रकाश की दिशा का बदलना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे लिखा है कि हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है। तो हमें कोई चीज़ तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस चीज़ से, यानी कि उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से फिर वो परावर्तित होकर, यानी कि अपनी दिशा बदलकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ पर प्रकाश पड़ता है और उस चीज़ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों में जब पहुँचता है, तभी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या है, इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे। समतल दर्पण किसे कहा जाता है? ऐसा आईना, ऐसा दर्पण जिसमें अगर आप अपने आप को देखें तो ना आप ज़्यादा छोटे नज़र आए, ना आप ज़्यादा भद्दे नज़र आएँ या फिर मोटे नज़र आएँ। अगर आप जैसे हैं वैसे ही जिस दर्पण में नज़र आते हैं, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में यानी आईने में देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा महसूस होगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती, यानी कि जो जलती हुई मोमबत्ती हमने रखा था वैसी ही जलती हुई एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई लगती है, रखी हुई प्रतीत होती है, ऐसे जो इमेज होती है दर्पण के जरिए बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रति का मतलब होता है कॉपी। यानी कि जो मोमबत्ती आईने में नज़र आ रही है, दर्पण में नज़र आ रही है, वो क्या है? मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, यानी कि मोमबत्ती की इमेज है। अगर हम मोमबत्ती को दर्पण के सामने यानी आईने के सामने अलग अलग सिचुएशन में रखें, अलग अलग स्थितियों में रखें, तो भी जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब आईने में बनेगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा ही बनेगा। इस तरह के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप यानी साइज का दिखाई देता है। यानी कि जो समतल दर्पण होता है, जो आईना होता है, उसके जरिए बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, वो दर्पण में सीधा और बिंब के समान यानी कि जो वस्तु है उसके समान आमाप यानी उसी के साइज का दिखाई देता है। यानी कि अगर समतल दर्पण में किसी चीज़ का प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? वो प्रतिबिंब उस वस्तु के जैसा ही सीधा और उसकी जो माप होगी, साइज होगी, वो सेम होगी। आगे लिखा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और इस तरह का प्रतिबिंब सीधा होता है और जिस वस्तु की प्रतिबिंब बनती है उस वस्तु के साइज के समान होता है और दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है दर्पण के सामने बिंब की दूरी के यानी कि उस वस्तु के दूरी के बराबर होती है। वाम का मतलब होता है दक्षिण का उल्टा। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं और अपना दायां हाथ उठाते हैं तो आईने में हमें ऐसा लगता है जैसे हमने अपना बायां हाथ उठाया है, और अगर हम दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने बाएं हाथ से अपना दायां कान को छुआ है। जब आप आईने में अपनी इमेज देखते हैं तो दायां बायां नज़र आता है और बायां दायां नज़र आता है। प्रतिबिंब में यानी कि जो आईने में बनने वाला इमेज है, आईने में बनने वाले इमेज में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है और वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। आगे लिखा है कि
केवल पार्श्व यानी कि साइड में ही यह अदला बदली होती है। जो प्रतिबिंब है वो उल्टा नहीं दिखाई देता, यानी कि ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता और नीचे का भाग ऊपर नहीं दिखाई देता। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो साइड है यानी दायां बायां नज़र आता है और बायां दायां नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना दायां हाथ उठाते हैं तो जो हथेली है वो नीचे नज़र आती है या फिर कोहनी ऊपर नज़र आती है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आईने में हमारा दायां बायां नज़र आता है और बायां साइड दायां नज़र आता है। जो रोगी वाहन होते हैं यानी कि जो एम्बुलेंस होते हैं, उन पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है? जब रोगी वाहन के आगे यानी कि जब एम्बुलेंस के आगे जाने वाले जो गाड़ियां होती हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं अपने पश्च दृश्य दर्पण यानी अपने गाड़ी में लगे हुए ऐसे आईने जो कि पीछे का दृश्य दिखाते हैं, ऐसे आईने में जब वो देखते हैं, ऐसे दर्पण में जब वो देखते हैं तो एम्बुलेंस पर जो उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है वो अपने आईने में उसे सीधा पढ़ पाते हैं। हम जानते हैं कि जो आईने में बनने वाला प्रतिबिंब है उसमें साइड में अदला बदली होती है, इसीलिए जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है वो आईने में यानी कि पश्च दृश्य दर्पण में वो सीधा नज़र आता है। कौन से पश्च दृश्य दर्पण में? जो गाड़ी होती है उसमें जो दर्पण लगा होता है, जो आईना लगा होता है, जो पश्च दृश्य दर्पण होता है, जो पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, वो उल्टे एम्बुलेंस को उसमें हमें क्या नज़र आता है? उस आईने में सीधा नज़र आता है। और इस तरह से जब गाड़ी के ड्राइवर एम्बुलेंस को पढ़ते हैं तो वो एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। हम में से हर किसी का ये फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है कि एम्बुलेंस का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में यानी कि जो आगे का दर्पण होता है, आगे का जो आईना होता है, उसमें सभी वस्तुओं के जो प्रतिबिंब होते हैं वो खुद वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी वस्तुएं पार्श्व दर्पण में देखने को मिलती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से खेल, यानी कि ऐसे दर्पण जो गोल होते हैं। स्टेनलेस इस्पात की जो प्लेट होती है वो समतल दर्पण की तरह काम करती है, यानी कि जब आप स्टील की प्लेट को देखते हैं तो वो किस तरह से काम करती है? वो समतल दर्पण की तरह काम करती है, यानी कि उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और समान साइज का होता है, यानी कि जिस चीज़ का प्रतिबिंब बन रहा है वो चीज़ सीधा नज़र आती है और उसका साइज भी सेम होता है। जो चम्मच होती है वो भी एक तरह के दर्पण की तरह काम करती है। जो चम्मच होती है वो कैसी होती है? वो इस तरह से वक्र की तरह होती है। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ यानी कि जो वक्र के रूप में जो चमकदार पृष्ठ होता है वो दर्पण की तरह काम करता है। जो गोलीय दर्पण होते हैं यानी कि जो गोल आईने होते हैं वो वक्रित दर्पण का सबसे ज़्यादा सामान्य उदाहरण है। अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, यानी कि अगर कोई गोल दर्पण है और अगर उसका परावर्तक पृष्ठ अवतल है यानी कि धंसा हुआ है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर परावर्तक पृष्ठ उत्तल है यानी कि उठा हुआ है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है क्योंकि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है, जबकि इसका जो बाहरी पृष्ठ होता है, चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है वो उठा हुआ होता है, इसलिए ये उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चम्मच का अंदर का भाग होता है वो धंसा हुआ होता है, ये अवतल दर्पण कहलाता है, और जो चम्मच का बाहरी भाग होता है जो उठा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। इस तरह से आईना भी होता है, इस तरह से दर्पण भी होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। किसी बिंब का यानी कि किसी वस्तु का समतल दर्पण के जरिए बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे।
लेकिन क्रियाकलाप करने से पहले एक चेतावनी दी गई है कि आप जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सूरज की रोशनी में ही, सूर्य के प्रकाश में ही आपको करना है। लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को यानी कि इसके इमेज को सीधे आपको नहीं देखना है, क्योंकि सीधा देखने से ये आपकी आँखों को ख़राब कर सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर कैसे बनाकर देख सकते हैं, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। हम ऐसे अवतल दर्पण को लेंगे और उसे सूरज की ओर पकड़कर रखेंगे। जब हम सूरज की ओर इसे पकड़कर रखेंगे तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा किस ओर होगा? सूरज की ओर होगा। और सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी, सूरज का प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ेगा तो इसकी जो प्रकाश है वो एक जगह सीधी दिशा में जाएगी और इस सीधी दिशा में हम एक शीट को, कागज़ की शीट को रखेंगे और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जो सूरज का प्रतिबिंब है वो इस पृष्ठ पर बन रहा है। जब आप परावर्तक पृष्ठ के जरिए आप ये देखेंगे कि जो प्रकाश है वो कागज़ की शीट पर पड़ रही है, तो उससे पहले हमें जो अवतल दर्पण है वो एक जगह ही रखना है और स्थिर रखना है, ताकि जो सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो प्रकाश है वो इस कागज़ की शीट पर पड़े और कागज़ की शीट पर उसका प्रतिबिंब बने। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कागज़ की शीट पर प्रतिबिंब बन रहा है वो किसका बन रहा है? वो सूर्य का बन रहा है। हमें अवतल दर्पण को तब तक पकड़ कर रखना है, स्थिर रखना है, जब तक कि कागज़ के पृष्ठ पर एक बिंदु प्राप्त ना हो जाए। जो बिंदु आप देखेंगे वही क्या होगा? वही सूरज की प्रतिबिंब होगी और लगातार आप इस बिंदु को बनाए रखेंगे तो कागज़ की शीट जल उठेगी। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर हम समतल दर्पण के जरिए मोमबत्ती की लौ को पर्दे पर उसके प्रतिबिंब को प्राप्त करना चाहें तो हम मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण के जरिए बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो जिस वस्तु का वो प्रतिबिंब होता है उस वस्तु से उसकी साइज यानी प्रतिबिंब की साइज छोटी होती है या फिर बड़ी होती है। जो प्रतिबिंब होती है वो वास्तविक होती है या फिर वो आभासी भी हो सकती है। जो अवतल दर्पण का उपयोग है वो बहुत सारे प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इस तरह से अवतल दर्पण का यूज़ बहुत जगह पर किया जाता है। जो उत्तल दर्पण होते हैं जिसके परावर्तक पृष्ठ उठे हुए होते हैं वो अधिक क्षेत्र के दृश्य के प्रतिबिंब बना सकते हैं और ये चालकों को यानी कि जो ड्राइवर होते हैं उनकी गाड़ी में लगे हुए होते हैं और ऐसे आईना पीछे के ज़्यादातर क्षेत्र के जितने भी वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होते हैं, उनको देखने में मदद करते हैं। यानी कि जब उत्तल दर्पण गाड़ी में लगी होती है और उत्तल दर्पण में हमें गाड़ी के पीछे चलने वाले जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे गाड़ियों को हम उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण का उदाहरण है और उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। लेंस क्या होते हैं? लेंस जो प्रकाश होते हैं उसकी दिशा को बदल सकते हैं। जो लेंस के जरिए बने प्रतिबिंब होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आवर्धक लेंस जिसे हैंड लेंस कहा जाता है बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है।
आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरह का लेंस है। ये आवर्धक लेंस है, जिसे हम हैंड लेंस भी कहते हैं। जो आवर्धक लेंस होता है वो हकीकत में एक तरह का लेंस ही है। लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों में, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों में तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये क्या है? ये उत्तल लेंस का उदाहरण है। ये बीच से मोटा है, इसलिए ये उत्तल लेंस है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यानी ऐसे लेंस जो बीच में पतले होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि जो लेंस होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, यानी कि लेंस के आर पार देखा जा सकता है, और जो प्रकाश होता है वो इस तरह के लेंस से गुजर सकता है। यहाँ एक चेतावनी दी गई है, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक होता है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस को जब सूर्य के प्रकाश में आप रखेंगे और अपने किसी शरीर के भाग पर फोकस करेंगे तो वो भाग आपका जल सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि लेंस से सूर्य को आपको नहीं देखना चाहिए, चमकीले प्रकाश को नहीं देखना चाहिए, ये बिल्कुल खतरनाक होता है। और जब आप उत्तल लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो उत्तल लेंस का यूज़ करते वक्त सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकस मत कीजिए और सावधानी बरतना चाहिए। हमने दर्पणों के लिए देखा है, यानी कि आईनों के लिए देखा है कि जो बिंब होता है, यानी कि जो वस्तु होती है जिसका प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है और साइज होता है वो बदलते हैं। यानी कि जो दर्पण होते हैं, अगर हम उस दर्पण में किसी बिंब के प्रतिबिंब को देखें तो अलग अलग स्थितियों में जो प्रतिबिंब होगी उसकी प्रकृति अलग होगी, उसका साइज अलग होगा। अलग अलग दर्पण में बिंब का यानी वस्तु का प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो अलग होगी, उसका साइज अलग होगा। अब हम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। हम जानते हैं कि उत्तल क्या होता है? उत्तल होता है यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल लेंस पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश की दिशा जो होती है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके उल्टा जो अवतल लेंस होता है उसके ऊपर पड़ने वाला जो प्रकाश होता है वो बाहर की ओर मुड़ जाता है, यानी कि जो प्रकाश की दिशा होती है वो बाहर की ओर मुड़ जाती है, अपसरित हो जाती है, इसलिए जो अवतल लेंस होता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो उत्तल लेंस है इसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, और जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो जो प्रकाश है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, यानी प्रकाश की दिशा अंदर की ओर मुड़ जाती है, इसलिए ये अभिसारी लेंस है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अवतल लेंस है इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ है, और जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसकी जो प्रकाश की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर मुड़ती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। हम लेंस के जरिए बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं, यानी कि जब भी हम लेंस के जरिए बने प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो बिंब की दिशा में ही हमें दिखाई देती है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और बिंब के साइज से छोटे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या फिर रंगीन होता है। इंद्रधनुष हम
बरसात के दिनों में देखते हैं जब बारिश होती है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखलाई देता है। और कब दिखलाई देता है? जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी आर्क के रूप में दिखलाई देता है, जिसमें हम बहुत सारे रंगों को देखते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, 7 रंग होते हैं। वो रंग कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इस तरह से हम इंद्रधनुष में रंगों को देखते हैं। जब आप एक सीढ़ी देखते हैं तो सीढ़ी में भी हमें कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। इसे हम एक क्रियाकलाप के जरिए समझेंगे। हम एक कांच का प्रिज्म लेंगे और किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालेंगे। जो प्रिज्म होता है उसके फलक होते हैं, तो इस तरह से हम एक फलक पर सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज डालेंगे और प्रिज्म के दूसरे फलक से जो प्रकाश निकल रहा है उसे एक सफ़ेद कागज़ की शीट पर या फिर सफ़ेद दीवार पर हम गिरने देंगे। हम ये देखेंगे कि जो किरण है वो कई रंगों में बटी हुई है। इस तरह से हम पाते हैं कि प्रकाश में भी कई रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। एक और क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। इस तरह से आप एक कागज़ पर कई रंगों के चित्र बना सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं और इसे किसी पेंसिल पर या किसी और दूसरी चीज़ पर इसे टिकाकर इसे ज़ोर से जब आप घुमाएंगे तो जब ये ज़ोर से घूमेगा तो ये सभी कलर एक हो जाएंगे और हमें सफ़ेद रंग नज़र आएगा, श्वेत कलर नज़र आएगा। जब डिस्क तेज़ी से घूमती है तो ये वर्ण आपस में मिल जाते हैं और जब मिल जाते हैं तो जो डिस्क होती है वो श्वेत सी प्रतीत होती है, सफ़ेद सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इस तरह से जब आप डिस्क को लट्टू की तरह भी बनाएंगे और उसे घुमाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें जो कलर है वो मिक्स होता हुआ नज़र आएगा और फिर हमें ये सफ़ेद रंग की नज़र आएगी, यानी कि श्वेत कलर की नज़र आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।